हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हिंदी के पेपर सेट 801 HA इसके हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनके सही आंसर्स देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा कि मेरे बताने से पहले ही आप आंसर दे दो और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इस बार के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कोई एक है जो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी के जो 3 होंगे वो शुक्ल युग के लेखक होंगे। तो आप गेस करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बाकी के जो 3 हैं ये तीनों ही शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है। प्रश्न 2, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। इनमें से कौन से हैं जो पूस की रात कहानी के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। इसका सही आंसर है प्रेमचंद। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने लिए आंसर गेस कर सकते हो। प्रश्न 3, सिंदूर की होली इसके नाटककार हैं। तो नाटककार, अब इससे आपको ये भी पता चलता है कि सिंदूर की होली जो है वो एक नाटक है। ओके, तो इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न 4, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 5, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 6, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? यहाँ पर लिखा है इनमें से कौन सी कृति, ये सारी कृतियां हैं। अब रीतिकालीन कवि, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये रीतिकालीन कवि हैं देव, नाम देव है और ये रीतिकालीन कवि हैं। इनकी कृति नहीं है। यहाँ पे 4 कृतियां दी हुई हैं, इनमें से कौन सी नहीं है, यानी बाकी की 3 कृतियां इन्हीं की होंगी। तो ऑप्शंस है कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। इसका सही आंसर है भवानी विलास, यानी ये इनकी कृति नहीं है। और जब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि कवि प्रिया, भाव विलास और रस विलास ये तीनों कृतियां रीतिकालीन कवि देव जी की है। प्रश्न 8, भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया कि नहीं है, तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, यानी इनमें से कौन सी बात है जो भारतेंदु युग के लोग नहीं फॉलो करते थे। यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विलास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। इनमें से कौन सी एक चीज है जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युग में भी इसका विरोध नहीं करते थे। इसमें इसमें और ये मतलब ये तीनों विशेषताएं हैं भारतेंदु युग की, यानी इस युग में राष्ट्रीयता की भावना रही होगी, सामाजिक चेतना का विलास होता होगा और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होता होगा। प्रश्न 9, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञे, या फिर प्रभाकर माचवे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। इन चारों में से किसने किया है? तार सप्तक का संपादन, तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे। इनको शॉर्ट में अज्ञे बोला जाता था, तो आप अज्ञे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनको हम निराला के नाम से भी जानते हैं,
ये इसका सही उत्तर है। राम की शक्ति पूजा ये निराला द्वारा रचित है। प्रश्न 11, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इस उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अब यहाँ पर आपसे रस पूछ रहा है। इस पंक्ति को पढ़ने पर आपको कौन सा रस दिखाई दे रहा है? क्या इसमें वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है? इनमें से कौन सा रस आपको दिखता है? इसका सही उत्तर है हास्य रस। यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाते हुए उसको बोला जा रहा है कि वो हाथी जैसी देह है उसकी, गेंडे जैसी उसकी खाल है, तरबूजे सी खोपड़ी है और खरबूजे से गाल है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार आपको बताना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार? इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आपने पढ़ा होगा, जिसमें किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया जाता है या फिर कहीं पर कुछ कल्पनाएं की जाती हैं जैसा रियल में पॉसिबल ना हो। जैसे इस लाइन में यहाँ पे देखिए, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। ये जो लाइन लिखी है, सोता हुआ सागर जगह। अब सागर तो निर्जीव है और ये सो कैसे सकता है और ये जग कैसे सकता है? तो इसमें हमने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न 13, जो सुमिरत सीधी हुई, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुभगुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। अब आपसे ये पूछ रहा है छंद कौन सा है इनमें? ये जो ऊपर की जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शंस हैं सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। तो बताइए कौन सा होगा सही? इसका सही उत्तर है सोरठा। देखिए, सोरठा में टोटल 24 मात्राएं होती हैं और 24 किस तरह से होती हैं? पहली और तीसरी में मैं इसे यहाँ बना देता हूँ। पहली और तीसरी में 11-11 होती हैं, दूसरी और चौथी में 13-13 होती हैं। ये मात्राएं होती हैं। काउंट कैसे करते हैं यहाँ पे आप देख लो। जैसे पहले वाले में 11 होगी, ये पहला है यहाँ पर इतना हिस्सा। जो सुमिरत सीधी हुई, यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ये 2 काउंट होगा। फिर सा में छोटे ओ की मात्रा, जितने भी छोटे ओ छोटे ई इस तरह की मात्रा होंगी उनको 1 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 और जिसमें ये छोटा ओ की मात्रा है ये भी 1 ही काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मात्राएं इसमें आ गई। फिर यहाँ पर छोटा ई छोटी ई है ना 2 बार, तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। इसमें ओ की मात्रा है, ओ को हम 2 के बराबर मानते हैं और ई को हम 1 के बराबर, तो 2 + 1 3, यानी यहाँ पे 3 मात्राएं। तो टोटल आप करोगे तो 2 4 6, 6 2 8, 8 3 11, यानी इतने में 11 मात्राएं होगी जो कि पहला है। फिर अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3, तो आप टोटल करोगे 6 4 10, 10 3 13, तो यहाँ पर हो गए 13। ठीक है, फिर इसमें आप गिन लो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस वाले में 11 हो गए। इसको मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गए 1 2 3, तो इस तरह से ये हो गए 3 5 8 8 3 11। और इस वाले में आप देखोगे तो 1 2 3 2 और 1 3, 1 2 1 2 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 3 13, यानी इतने में 13 हो गए। तो आपका 11 13 11 13, इस वजह से यहाँ पर सोठा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब ये पूछ रहा है अनु उपसर्ग जो है किस में नहीं हुआ है। तो अनु, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अनु उपसर्ग है, उपसर्ग वो होता है जो आगे जोड़ा जाता है। तो अनु को अगर हम अलग कर दें तो इसका मूल जो शब्द होता है वो निकल आएगा, यानी मेन जो शब्द होगा वो भी अलग हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद, तो इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है अनुतीर्ण। ये अनुतीर्ण में असल में अन का यूज हुआ है, अन प्लस उत्तीर्ण, क्योंकि जो मेन शब्द होता है वो होता है उत्तीर्ण। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अन का यूज हुआ है, ना कि अनु का। तो इसने यही पूछा कि किसमें अनु का नहीं हुआ है। ओके, बाकी सब में अनु का हुआ है। अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद, ये जो वाद है, शासन है, करण है, ये सारे मेन शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15,
नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द है नीलकंठ, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका अर्थ है नीला है कंठ जिसका। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, जब हम नीला है कंठ जिसका बोल रहे हैं तो इससे अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आ रहा है, जो कि है शिव जी। तो जिस भी जगह पर समस्त पद में इसका जब हम व्याख्या करते हैं तो इससे जो अर्थ किसी और व्यक्ति का निकलता है तो उस केस में हमारा बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद, अम्बुद, जलद या फिर जलज, बताइए। तो इसमें क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो बादल क्या होता है, बादल से पानी प्राप्त होता है। ठीक है, बादल पानी देता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीरद, अम्बुद और जलद, इन सबके लास्ट में द आ रहा है, और द जिसमें आता है वहां पर ये देने वाले होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलज जो है ये नहीं है, तो इसीलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलज का मतलब होता है जो जल में उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, उसे हम जलज बोलते हैं। प्रश्न 17, युष्मद् तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। इसका सही आंसर होगा त्वया। ठीक है, प्रश्न 18, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। आपको वाक्य का प्रकार बताना है कि कौन सा वाक्य है। क्या ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। क्योंकि यहाँ पर आंधी आई है और हम घर भागने लगे, मतलब आंधी आने की वजह से भागने लगे, तो इस वजह से यहाँ पर ये मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 19, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। अब यहाँ पर आपको वाच्य बताना है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कर्तृवाच्य। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पे फोकस होता है ना, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यानी कि महात्मा बुद्ध जी, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो जहाँ पे भी सब्जेक्ट आगे रहेगा या सब्जेक्ट के बारे में फोकस रहेगा तो उसमें कर्तृवाच्य होगा, और जहाँ पर सब्जेक्ट बाद में आए उसमें जो काम है उस पर फोकस किया जाएगा तो वहाँ पर पैसिव वॉइस या फिर कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। आपको मतलब ये बताना है कि इस वाक्य में जो अचानक शब्द है तो ये क्या है, इनमें से क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या फिर क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर वह जो है ये तो सर्वनाम है, फिर अचानक आपको बताना है, और यहाँ पर चला गया ये क्रिया है। तो क्रिया, संज्ञा और क्रिया, संज्ञा तो इसमें है ही नहीं, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, और संज्ञा इसमें कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, कैसे चला गया, अचानक चला गया। क्रिया विशेषण वही होता है ना जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया कैसे हो रही है, तो यहाँ पर अचानक हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से सॉल्व करके आना पेपर।